सारी चीजें हो गई जो आज तक पता ही नहीं चली, और इजराइल बार बार ईरान पर अटैक करे जा रहा है और कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या होने वाला है। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट JCPOA. What is JCPOA? It is Joint Comprehensive Plan of Action. What is this deal? When was it signed? Why was it broken by some person unilaterally? क्या क्या चीजें हैं, आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इतनी रेलेवेंट क्यों है? हमने हमेशा से सोचा है, मतलब समझा है। इनफैक्ट मैं तो बहुत छोटी थी जब एक डील फाइनली साइन हुई थी और इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि समझ पाए डील क्यों इंपॉर्टेंट है, बट जब इसको पढ़ने के बाद पता चला कि यार तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो पहले हम ये बात करते हैं कि जो हमारी JCPOA वाली डील है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये किसके बीच में साइन हुई थी? दैट वाज साइन बिटवीन ईरान एंड बिटवीन P5+1 मॉडरेटेड बाय द EU। ठीक है, ये थे आपके सिग्नेटरीज इस केस में, इसको रिमेंबर कर लो। 2015 की बात है और याद रखो कि 2018 में ये डील खत्म हो जाती है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूनिलैटरली एग्जिट कर जाता है इस पर्टिकुलर डील से। ठीक है, तो इसका कोई स्टैंड ही नहीं रहा। इसका एक ही सिग्नेटरी निकल के तो दूसरा क्या फॉलो करे इसको। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करो P5+1 का मतलब क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू वांट टू नो अबाउट द international politics of international relations. Understanding this particular thing actually gives you an edge over others, right? तो अगर मैं बात करूं P5+1, 1 stands for Germany, ठीक है, क्योंकि जर्मनी P5 का पार्ट नहीं है और अगर जर्मनी को इंक्लूड करना है P5 के साथ, so we usually call it P5+1। ठीक है, तो इसमें जर्मनी भी ऑटोमेटिकली आ गया। These were the signatories। ठीक है, अब इस डील में क्या बोला गया था देखो, पहले समझने की कोशिश करते हैं हम, थोड़ी टाइमलाइन लेते हैं। राइट, पल्लवी डायनेस्टी के टाइम पर तुम्हारे जो रेजा शाह वाले रूलर थे, जो बिल्कुल अमेरिकन आइडियोलॉजी से चलते थे, जिन्होंने इतने सारे रिफॉर्म्स और मॉडर्नाइजेशंस लाए ईरान में, तो बेसिकली पपेट रूलर थे यूएस के। ऐसा बोल सकते हो कि ही वाज अ पपेट रूलर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। पल्लवी डायनेस्टी उस टाइम थी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे तुम्हें अच्छे से याद है कि तुम्हारे रोयतुल्ला खुमीनी इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, नॉट खमीनी। खमीनी प्रेजेंट रूलर के लिए यूज करा जाता है, खुमीनी उस टाइम के लिए यूज करा जाता है। राइट, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन खमीनी एंड खोमीनी। इसको याद रखिए ना, एग्जाम में जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो टिक करते हो खमीनी खोमीनी, ये दिक्कत क्रिएट करता है, बट वी गोइंग टू टॉक अबाउट खुमीनी ओनली राइट नाउ। Khomeini, so this particular person, he was against the administration and he basically wanted कि ईरान वाली आइडियोलॉजीज फॉलो करी जाए। इधर मुस्लिम की कोई आइडियोलॉजीज फॉलो नहीं करी जाती थी, कोई भी इस्लामिक आइडियोलॉजीज नहीं थी, बिल्कुल वेस्टर्न आइडियोलॉजीज थी जो फॉलो करी जाती थी। और लोगों में रिजेंटमेंट बढ़ता गया, इस बंदे में रिजेंटमेंट बढ़ता गया, इसकी प्रोटेस्ट आना स्टार्ट करा गया और बहुत वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, लोगों को पता चल, मतलब याद दिलाया जाने लगा कि इस्लाम क्या है, आइडियोलॉजीज क्या है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। विमेन को बहुत ज्यादा राइट्स दी गई थी पल्लवी डायनेस्टी में, जो पूरा तुम्हारा वेस्टर्न वाला सिस्टम था, विमेन को वोटिंग राइट्स, जो उन्हें पहनना है नहीं पहनना, आज के ईरान के टाइप बिल्कुल भी नहीं था। वो पल्लवी डायनेस्टी बहुत मॉडर्नाइज था। और तुम इतना बिलीव नहीं करो कि ईरान कभी भी या कभी ऐसा कोई कंट्री थी क्या, ईरान, जो विमेन को इतने अच्छे अच्छे राइट्स दे रही है, सबको लिबर्टीज दे रही है, वो थी पल्लवी डायनेस्टी। बट कुछ ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव लोग थे जो बीच में आए। अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू द कंट्रोवर्सी वेदर इट वाज करेक्ट और नॉट, और वेदर आई सपोर्ट दिस काइंड ऑफ रेवोल्यूशन, बट आई एम जस्ट अ टीचर, आई एम ट्राइंग to introduce those things into you, those concepts, so that which are relevant for your comparative exams। ठीक है, तो अगर तुम देखोगे तो दिस पर्सन केम, ही एक्चुअली लेड द मूवमेंट। इसको बहुत बार कंट्री से बाहर एग्जाइल में भी भेजा गया, इसको बहुत बार इसकी आवाज को भी सप्रेस करा गया, ऐसे बहुत सारे चैनल्स को प्रेस भी लगाए गए, सेंसरशिप लगाई गई, जिस केस में बार बार इस्लामिक आइडियोलॉजीज को दबाया जा रहा था। ठीक है, ईरान में व्हेन दिस पर्सन एक्चुअली केम बैक, एक फाइनली उसने पूरा का पूरा, आई वुड से एडमिनिस्ट्रेशन ही, पूरा डायनेस्टी ही पूरी तरह गिर गई, बिकॉज मास प्रोटेस्ट होने लगे और ईरानियन आपके इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान 1979 में स्टैब्लिश हुआ। ठीक है, इधर थोड़ा सा बैकग्राउंड, ऐसा नहीं है कि बस इसने स्टैब्लिश कर दिया जबरदस्ती। इनफैक्ट एक रेफरेंडम कराया गया और रेफरेंडम में बोला गया कि इसको एक इस्लामिक देश बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। तो 98.2% right, around that only the number came out that people wanted this nation to be turned into an Islamic nation, and therefore it became Islamic Republic of Iran as you see today. And that too, it is because of this birth of revolution that ended in the year 1979. Fine. अब क्या हुआ था, पल्लवी डायनेस्टी के टाइम पर जो वेपन्स बन रहे थे ईरान में, या फिर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज तैयार हो रही थी ईरान में, क्योंकि ईरान का खुद का न्यूक्लियर प्रोग्राम आपका 1950 से चालू हुआ था, ठीक है, बनना।
तो जो हुआ था वो यूएस के कंट्रोल में था, बिकॉज ये तो था पपेट रूलर, तो यूएस जो बोल रहा था वो ईरान में बनता जा रहा था। इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ और फाइनली आपका ईरान एक इस्लामिक देश बन गया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि यार उसके बाद जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनने लगी ईरान में, जो भी वेपन्स बनने लगे ईरान में, वो यूएस को नहीं पता चले, वो यूएन को भी नहीं पता चले, राइट। क्योंकि जब आपके वेपन्स बन रहे होते हैं और आप किसी से छुपा कर नहीं बना रहे होते न्यूक्लियर वेपन्स, तो बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसको राफेल ग्रोसी, ही इज द वन who is basically considered as a chairperson of this particular body, UN की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये देखती है एटम्स फॉर पीस कैंपेन लीड करती है, जहां पर देखा जाता है कि जो आपका एटम्स का यूज है ये अच्छी तरह करा जा रहा है और इसको पीसफुल पर्पस के लिए यूज करा जा रहा है एटॉमिक एनर्जी का, यानी न्यूक्लियर एनर्जी का, और इसको आप किसी हार्मफुल पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे। तो ये क्या होता है, ये साइट्स विजिट करती है न्यूक्लियर फैसिलिटीज को देखने के लिए कोई रेडियो एक्टिव रिलीज तो नहीं हो रही एनर्जी। जैसे अगर आप बात करोगे अभी जो रिसेंटली जो नतंज फैसिलिटी है और जो फोर्डो फैसिलिटी है, देयर इज आल्सो द थर्ड नेम, लेट मी नो द थर्ड नेम डाउन इन द कमेंट्स। ये जो तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज है ईरान में, वहां पर नतंज फैसिलिटी में पता चला है कि थोड़ा थोड़ा रेडियो एक्टिव आपके पार्टिकल्स मिले या फिर थोड़ा सा वेव्स आपको दिख रही हैं, आपकी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बोला है। फोर्डो थोड़ा अंडरग्राउंड में है तो आपकी इजराइल के द्वारा साइक्स के द्वारा ये हिट नहीं हुआ, बट नतंज डेफिनेटली हुआ है। नतंज काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ईरान क्या करने लगा, चुपके वो ऐसी न्यूक्लियर फैसिलिटीज बनाने लगा यूएस को बिना बताए। हम क्या है, हमारे पास बहुत सारे ट्रीटीज है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, राइट, हमारे पास सप्लायर्स ग्रुप है, राइट, हमारे पास बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन है, हमारे पास वैक्सीन, ओके, हमारे पास एक वैक्सीनर एग्रीमेंट है, वी हैव ऑल लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड होल लॉट्स ऑफ थिंग्स, एग्रीमेंट्स टू मेक श्योर दैट दीज वेपन्स आर नॉट यूज्ड इन एन इनअप्रोप्रिएट मैनर, ओके। लेकिन जब देखोगे कि ये चुपके ये सारी चीजें करने लगा, तो इस केस में क्या हुआ, यूएस को पता ही नहीं चला, ना यूएन को पता चला कि ईरान में न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं। और एक बात पता चली कि हाँ, ईरान में कुछ न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं, ऐसी चीजें पता चली हैं, और चीजें पता चल जाती है, इंटेलिजेंस एजेंसी हर जगह फैली होती है। तो फाइनली क्या हुआ, ये पता होने लगा और यहाँ पर ईरान पर सैंक्शंस लगा दिए। हमें ये पता है कि हमने जब खुद का न्यूक्लियर वेपन हमने डेवलप करने की कोशिश करी थी, जब हम न्यूक्लियर फाइनली हम डिक्लेयर कर दी गए थे 1998 में कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, उससे पहले भी हमने बहुत ट्राई करा था। आई एम टॉकिंग अबाउट द पोखरान 2 टेस्ट। तो इस केस में अगर तुम बात करोगे तो उस केस में हमारे टाइम में भी हमें सैंक्शंस इंपोज कर दिए गए थे, बिकॉज ये माना नहीं जाता कि न्यूक्लियर वेपन तुम्हारे पास है। सो इट्स यूजुअली कंसिडर्ड इफ P5 nations have nuclear weapon then there is no problem, but if we third world countries have nuclear weapons, so in that case there is a problem to these countries, ठीक है, सिंपल बात है। तो हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए गए, बट इवेंचुअली वो हट गए, बहुत सारी चीजें हुई, बट अगेन ईरान पर लगा दी गए सैंक्शंस, राइट। एंड ये बात बता रही हूँ 2015 से पहले। अब क्या हुआ, 2015 में क्या हुआ, अग्रीमेंट साइन हुआ, विच इज नोन एज JCPOA, विच इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। उस केस में क्या करा गया, ईरान के पास कुछ कंडीशंस रखी गई। कंडीशंस कैसे, अब हम थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। जब बात करूँ ना न्यूक्लियर के बारे में, तो न्यूक्लियर के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम एंड थोरियम। ये दो मटीरियल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो मेटल्स इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोरियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है इंडिया में, ठीक है। हम बोलते हैं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, एक सेशन में लूंगी इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उस केस में आपको पता चलेगा कि थोरियम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, बिकॉज थोरियम काफी ह्यूज क्वांटिटीज में इंडिया में मिल जाता है। मोनोजाइट सैंड्स ऑफ केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के सैंड्स या फिर तमिलनाडु, यू कैन इजीली फाइंड थोरियम। यूरेनियम हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, मेजरली यही काम करता है आपका न्यूक्लियर के लिए, ठीक है। अब न्यूक्लियर के लिए यूरेनियम इंपॉर्टेंट है। एक चीज होती है यूरेनियम एनरिचमेंट, यूरेनियम को बनाना 3 to 5% माना जाता है एक सेफ कैटेगरी, जहां की केस में हम न्यूक्लियर प्लांट्स को खड़ा कर सकते हो। आपके पास 3 to 5% न्यूक्लियर एनरिचमेंट है। अगर आपके पास 90% न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, तो इन दैट केस अब वेपन्स खड़े कर सकते हो, न्यूक्लियर वेपन्स, वो भी गंदे डिस्ट्रक्टिव। तो लोगों को ये डर था कि अगर 90% न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर लिया ईरान ने, तो इन दैट केस वो वेपन्स ले लेगा लोगों, और ऑफ कोर्स पूरी आई वुड से वर्ल्ड को खतरा होगा, इस्लामिक टेररिज्म एंड ऑन Houthis, Hezbollah and all sorts of things जो ईरान एक्चुअली प्रमोट करता है, जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है। अगर इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है एक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो तो दूसरी कंट्री रिटेलिएट करने से पहले सोचेगी। क्यों? क्योंकि एक कंट्री ने बोल दिया हम न्यूक्लियर से आपके साथ खेलेंगे, न्यूक्लियर पर या फिर न्यूक्लियर से आप पर बारिश करेंगे या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब आप पर फेंकेंगे, तो दूसरी कंट्री खुद पीछे हट जाएगी। जस्ट बिकॉज यूक्रेन के पास खुद न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तो इन दैट केस रशिया बार बार करता रहता है। अगर खुद यूक्रेन आकर बोलता मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो इन दैट केस वॉर थोड़ी सी हो जाती है डीएस्केलेट। फाइन। अब यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई, कंडीशन ये रखी गई, देखो ईरान
हम तुम पर जो सैंक्शंस हैं वो सैंक्शंस को कम कर देंगे, तुम्हें रिलीफ दे देंगे। तुम्हारी इकोनॉमी जो क्रिपल होती जा रही बुरी तरह, कि ट्रेड नहीं हो पा रहा है, कंट्री में चीजें नहीं आ पा रही, राइट, मेरी करेंसी बुरी तरह डेप्रिशिएट होती जा रही है, अब ऐसा नहीं होगा, हम तुम्हें सैंक्शन से रिलीफ देंगे। बदले में तुम्हें अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना पड़ेगा। सो यू नीड टू स्टॉप योर न्यूक्लियर प्रोग्राम सो दैट यू कुड गेट सम रिलीफ इन द सैंक्शंस थिंग। ओके, अब ये कैसे होगा? तुम्हें अपना तुम्हें अपने यूरेनियम एनरिचमेंट से 3.67% तक करना पड़ेगा, राइट। 3.5% राउंड 3.67 इसकी बिल्कुल बीच में आ गया, इनफैक्ट बिल्कुल आई वुड से बॉर्डर लाइन पर ही है 3.67। तो तुम्हें इतना ही रखना पड़ेगा, तुम इसको आगे नहीं कर सकते। आगे करा तो तुम न्यूक्लियर वेपन्स बना लोगे, तो तुम्हें इतना ही करना पड़ेगा। प्लस जो अरक न्यूक्लियर फैसिलिटी, एक अरक न्यूक्लियर फैसिलिटी, हैवी वाटर न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान में, उसको बोलो उसको रीडिजाइन करो, वो हैवी से उसको थोड़ा सा मीडियम तक का बनाओ, उसको इतना खतरनाक मत बनाओ। आरक एक बहुत आई वुड से बहुत डेंजरस वाली हैवी वाटर न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान में, इसको थोड़ा सा आप क्या करो, थोड़ा सा रीडिजाइन करो ताकि इसमें ऐसे न्यूक्लियर वाले हालात ना हो। तीसरा चीज, न्यूक्लियर की जो स्टॉक पाइलिंग है वो सिर्फ यूरेनियम की स्टॉक पाइलिंग आप सिर्फ 300 kg इन नेक्स्ट 15 ईयर्स तक कर सकते हो। मतलब 2015 में ये डील साइन हुई है, 2015 में, तो मतलब नेक्स्ट 2030 तक सिर्फ और सिर्फ 300 kg ऑफ न्यूक्लियर स्टॉक पाइलिंग तक रख सकते हो, नॉट मोर देन दैट। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, फोर्थ वन, ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बार विजिट्स होंगे आपकी कंट्री में देखने के लिए कि कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल तो रेडिएट नहीं हो रहा है या फिर लोगों को हार्म नहीं हो रहा है या फिर ऐसा, बिकॉज रेडियो एक्टिव मटेरियल बहुत हार्मफुल होता है। जब ये बात हुई थी कि यूक्रेन अदर चला गया था या फिर उसने अटैक कर दिया था रशिया के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, तो वहां पर बोला गया था कि यूक्रेन सोल्जर्स की जो उम्र है वो सिर्फ 1 साल तक अब रह गई, अब 1 साल से ज्यादा नहीं होगी, बिकॉज ये बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसके इम्यून सिस्टम एंड ऑल को। प्लस द नेक्स्ट सिस्टम वी टॉक अबाउट सेंट्रीफ्यूजेस। सेंट्रीफ्यूजेस क्या होते हैं भाई? सेंट्रीफ्यूजेस को आपका जो 20,000 टन का था उसको सिर्फ अराउंड अप्रोक्सीमेटली 6,000 टन तक रखो। अब सेंट्रीफ्यूजेस आपके पास जितने ज्यादा होंगे उतने आराम से आपके कर सकते हो यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकते हो। तो आपके पास जितने अच्छे होंगे उतना ज्यादा आप स्पिन कर पाओगे, यूरेनियम एनरिचमेंट कर पाओगे। जितना ज्यादा एनरिचमेंट होगा 3 to 5% की रेंज से वो 10%, 20%, 30%, 40 until 90% तक आ जाएगा। तो 90% हो गया तो मतलब न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए ईरान ने, क्योंकि सेंट्रीफ्यूजेस आपने जितने उसके पास कम कर दिए स्पिनिंग करने के लिए, 6,000 कर दिए 20,000 से, तो इन दैट केस अब वो न्यूक्लियर वेपन्स भी ईरान नहीं बना पाएगा, उसका इतना न्यूक्लियर एनरिचमेंट ही नहीं हो पाएगा कि वो 3.67 से आगे बढ़ सके। दिस वाज द थिंग दैट वाज हैपनिंग विद दिस पर्टिकुलर मिशन ईरान। अब तुम देखोगे कि 2018 में जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, डोनाल्ड ट्रम्प, ही मूव्ड आउट ऑफ दिस डील यूनिलैटरली। 2019 में अगेन जो हमारा ईरान है इस डील को करने लगा वायलेट, और ईरान ने थोड़ा सा ज्यादा न्यूक्लियर एनरिचमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो यही पोटेंशियल लगी कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं और उन पर अटैक कर सकते हैं, अपने अरब प्लांट को करना, अपनी न्यूक्लियर स्टॉक पाइलिंग को बढ़ाना, अपनी सेंट्रीफ्यूजेस को बढ़ाना। उसने ट्रीटी को वायलेट करना स्टार्ट कर दिया। अभी उसने ट्रीटी को वायलेट करना स्टार्ट कर दिया। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ने बहुत कोशिश करी कि एटलीस्ट हम इस ट्रीटी को बचा सकें और इसके साथ ऐसे हालात ना हो, बट अगेन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, बिकॉज जो होना था वो हो गया था। ईरान was not very proactive, right, in order to get that deal to a very, I would say, a very hoping point. The thing was, Biden administration itself, it was like very, very soft. It was not at all, I would say, kind of very dangerous, or it was not something which could exert pressure on the Iranian administration. Like Trump, when he came out of the policy in the year 2018, कि हमें फालतू में यार इसको इकोनॉमिक सैंक्शंस, इस पर हमने वो लूजन अप कर दिए थे, इस पर दोबारा से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए और एक और वर्ड्स उनके मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी। सो दिस पॉलिसी वाज बेसिकली अगेन इम्पोज्ड ऑन ईरान, वेयर टाइटेस्ट ऑफ द टाइटेस्ट सैंक्शंस वर अगेन इम्पोज्ड। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑफ कोर्स, हम उसके पता ही है कारनामे क्या क्या थे, है ना, एवरीवन नोस अबाउट इट। सो देयरफॉर व्हेन वी टॉक अबाउट इसी ईयर में ये चीज चल रही थी दोबारा से इस डील को रिवाइव करा जाए, राइट। इजराइल को डर है क्योंकि ऑफ कोर्स तुम्हारे पास हूती और हिजबुल्ला, जो तुम्हारे और हूतीस, हिजबुल्लास एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, दीस आर बेसिकली टेररिस्ट ग्रुप्स व्हिच आर फंडेड बाय ईरान। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो इन दैट केस वो हूतीस और हिजबुल्ला के हाथों में भी दे देंगे और वो इजराइल पर डाल देंगे और ये हो जाएगी दिक्कत की बात। सो इजराइल को वही डर था कि अगर ये ट्रीटी ईरान फाइनली नेगोशिएट नहीं करता इस ट्रीटी पर, तो इन दैट केस उसकी कंट्री को खतरा है एट द एंड ऑफ द डे, और खतरा है तो इन दैट केस में ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटी के तबाह कर देता हो। थिंग वाज नातान्ज फाइनली इज ऑलमोस्ट टू एन एंड। देयर इज वन मोर फैसिलिटी, द थर्ड वन, इसका नाम मेरे को कमेंट से बताना, स्टार्ट्स विद आई,
बट ये भी काफी हद तक होगी डिस्ट्रॉय. वन इज फोर्डो इज लाइक आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड वंस बिकॉज इट्स अंडरग्राउंड और काफी हद तक इसको नुकसान नहीं आया. यहाँ पर माना जाता है ये पहाड़ के अंदर बनी है, ठीक है, अंडरग्राउंड. तो इन दैट केस इट्स कंसिडर्ड कि इस पर ज्यादा असर नहीं आएगा मिसाइल वगैरह का, ये फिर भी बची रहेगी और डेडलिएस्ट फोर्डो में पड़ेगी, ऐसा माना जाता है, ठीक है. सो दिस वाज द डील. आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग रिगार्डिंग द डील. इसके अकॉर्डेंस में आई वुड एक्चुअली वॉन्ट दैट. अच्छा, तो इसके जो सेंट्रीफ्यूजेस है ना, पहले वो IR1 सेंट्रीफ्यूजेस है, बहुत बेसिक वंस, ठीक है. तो तुम्हारे पास IR2, IR4 एंड IR6 है, ये बहुत एडवांस्ड वाले हैं. तो ऑफकोर्स ईरान को मना करे कि ये एडवांस वाले सेंट्रीफ्यूजेस ना यूज करे स्पिनिंग करने के लिए यूरेनियम न्यूक्लियर एनरिचमेंट, क्योंकि जितना ज्यादा आपको यूरेनियम एनरिचमेंट होगा उतना ज्यादा आप न्यूक्लियर वेपन्स बना पाओगे. सो इन दैट केस आप जस्ट बेसिक वाला IR1 को यूज करना, ठीक है. This was the thing, this was the whole deal, this was the whole class about. I hope that this war in the Middle East comes to an end so that no lives are lost, no property is destroyed. वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट तो करना ही और साथ बने रहना. बाय.